हमारा काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सेस। काइनेमेटिक्स का नाम सुना है? क्या सुना है काइनेमेटिक्स का नाम? फोर्स के बारे में बात करी जाए कि फोर्स के बारे में बात नहीं की जाए? डायनामिक्स में फोर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं और इसमें बात नहीं करते हैं। तो क्या किस चीज की बात करते हैं हम लोग? किसकी बात करते हैं? किसकी बात करते हैं फिर? भाई पहला चैप्टर एक तरह से था हमारा जब स्टार्ट हुआ था, तो यूनिट एंड डायमेंशंस को अगर नहीं, हम मोशन को जरूर स्टडी कर रहे हैं, मोशन को जरूर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। उसके प्रेजेंट सिचुएशन को स्टडी कर रहे हैं, फ्यूचर को स्टडी कर रहे हैं और पास्ट को स्टडी कर रहे हैं, मोमेंटरीली जो होता है, बट उसके कॉज को स्टडी नहीं कर रहे हैं। मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, क्या एक्सेलरेशन है, कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ठीक है। तो इन सबको कंसीडर करके जब इक्वेशंस हम लोग बना करके अप्लाई करते हैं, लेकिन फोर्स को अप्लाई नहीं करते कहीं पर भी, फोर्स को हम लोग कहीं पर भी नहीं दिखाते, तो होता है हमारा काइनेमेटिक्स। तो 3 इक्वेशन बहुत फेमस है उसके लिए, क्या याद क्या है वो 3 इक्वेशन? V इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ठीक है, क्या है? चलिए लिखते हैं जरा सा। और एनालॉगस बेसिकली लिखे काइनेमेटिक्स ऑफ, पहले ट्रांसलेशन के लिए देख ले हम लोग, ट्रांसलेशन के लिए, और फिर इस साइड देख लेंगे हम लोग रोटेशन के लिए, ठीक है। तो आयान ये तो पढ़ा होगा। अगर चलिए पहले लिख लेते हैं, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, S इज इक्वल टू यू टी प्लस, ये 9th क्लास में ही पढ़ा था, हाफ ए टी स्क्वायर, बोल दो पढ़ाया तो ईमानदारी से पढ़ा है ना। U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, राइट, इनिशियल वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन के लिए है। V क्या है? फाइनल वेलोसिटी। और क्या है? A, ये क्या है? एक्सेलरेशन। और S क्या है आपका? स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट कहिए या फिर डिस्टेंस कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही एक्सिस लेते हैं हम लोग, आइदर एक्स लेंगे, वाई लेंगे और जेड लेंगे। स्ट्रेट लाइन के लिए होता है ये मोशन इक्वेशन, ठीक है। अगर 2 हो जाए तो प्लेन के लिए कैसे करते हैं? क्या तरीका होता है प्लेन के लिए? बताइए बताइए। प्लेन का मतलब 2 डायमेंशनल मोशन, वहां कैसे करते हैं? रिजॉल्व करके। तो रिजॉल्व नहीं करके 2 अलग अलग, एक्स को अलग स्टडी करेंगे, वाई को अलग स्टडी करेंगे, फिर दोनों को क्या कर देते हैं? कॉम्बाइन कर देते हैं। जैसे हमने प्रोजेक्टाइल पढ़ा होगा, ठीक है, सर्कुलर मोशन पढ़ा है, तो हम 2 अलग अलग स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, फिर उन दोनों को क्या कर देते हैं हम लोग? मर्ज कर देते हैं। और दोनों में कॉमन क्या रहता है? टाइम, ठीक है, दोनों में कॉमन क्या रहता है? टाइम, एक्स हो वाई हो। सिमिलरली रोटेशन की बात करें हम लोग, इनिशियल वेलोसिटी, उसमें तो एंगुलर वेलोसिटी होता है, लेट्स से ओमेगा नॉट, ये कितना हो जाएगा? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, यहां पे तो एंगुलर हो जाएगा ना। और उसके बाद फाइनल वेलोसिटी, इसमें हम लोग ओमेगा ले लें, ये हो जाएगा कितना? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। इसका लीनियर एक्सेलरेशन है, तो वहां पे कौन सा एक्सेलरेशन हो जाएगा? क्या बोलते हैं उसको? रोटेशनल एक्सेलरेशन या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन। और यहां पे डिस्प्लेसमेंट उसमें कौन सा होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। किस चीज में निकालते हैं उसको? थीटा में। ये क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहिए या डिस्टेंस कहिए, डिस्प्लेसमेंट। उसमें तो घूम घूम के करेगा, ठीक है। तो ये चारों चीज हमें पता है, ये चारों चीज यहां पता है। क्या वैसा ही इक्वेशन इसके लिए बना सकते हैं हम लोग? जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, टाइम का रोटेशनल क्या होगा? उसका तो कुछ और नहीं होता ना, तो टाइम तो टाइम है, वो तो नहीं होएगा, तो टाइम टाइम ही रहेगा। अब तुम लोग इसके लिए बता दो फटाफट, क्या? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। और क्या? ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ठीक है। ये याद है, ये डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे।
तो याद होगा इस चैप्टर में बीच में मैंने कहीं बात करी होगी इसके बारे में कि इस तरह के आते हैं। ओके, तो अब आ गया हमारा टाइम इसको यूज करने का। तो अगर हम ये यूज करना अच्छे से जानते हैं तो डायरेक्ट उसको हम लोग रोटेशन में यूज कर लेंगे। चलिए नोट कीजिए इसको। पढ़ा ये काइनेमेटिक्स तुमने, ये वाला पढ़ा था ना? और बाकी 9th में तो पढ़ते ही है, 9th में बेसिक है, बहुत ज्यादा नहीं, बट इतना तो पढ़ते हैं जितना है। चलो नोट कर लिया ना। एक टॉपिक बीच में छूट गया, एक छोटा सा। मैं लास्ट क्लास में बोला था कि ये करा दूंगा, रेडियस ऑफ गायरेशन, वो भूल गया, वो करा देता हूं मैं जरा सा। ये लिख लिया ना, इसके बीच में एक पेज का कराएंगे रेडियस ऑफ गायरेशन, फिर इस पे न्यूमेरिकल करा देंगे। वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था ना पिछला वाला टॉपिक, उसी का था। मैं सोच के आया था कि वो कराना है, पर ये सामने आया, फिसल गया। एक छोटा सा टॉपिक है इसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं उसको। ये नोट कर लिया सबने? ठीक है, तो इसी में करा देता हूं यहाँ पे। तो बीच में एक पेज उसके बाद ही डालना जब सेट करोगे तो अपना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही छोटा सा है, रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं इसको, रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, डाल देना ये हेडिंग, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन समझते हैं जैसा, व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने अलग अलग बॉडी का निकाल लिया है, ठीक है, और देख लिया हमने रिंग का कितना होता है एम आर स्क्वायर, डिस्क का होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, सिलेंडर का एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर होता है होलो वाले का, है ना, इस तरह का। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, समटाइम्स आपको क्या करना है, समटाइम्स आपको क्या करना है, एक बड़ा बॉडी होगा लेकिन पूरे बड़ा बॉडी को हम एक पॉइंट मास में उसको अज्यूम करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे या फिर अज्यूम करेंगे। तो जब हम पॉइंट मास में अज्यूम करते हैं तो क्या हो जाता है, क्या मिल जाता है, उसका एक सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक है, याद है ना, सेंटर ऑफ मास का क्या होता है, जब एक बिगर बॉडी को अगर आप पॉइंट समझने लग जाओ तो वो पॉइंट जो कहां होगा, उसके सेंटर ऑफ मास पे होगा। सेंटर ऑफ मास वही होता है जो उसका अबाउट टू सेंटर होता है। आप सोच सकते हो जैसे एक फुटबॉल है, व्हाट विल बी इट्स सेंटर ऑफ मास। अगर आप उसको एक पॉइंट मास समझोगे तो कहाँ, कौन सा पॉइंट सोचोगे जहां पे वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा, उसके वो सेंटर पे होगा। अर्थ है, अर्थ को अगर एक पॉइंट मास मानेंगे तो कहाँ होगा, इसके सेंटर पे होगा। एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो कहाँ होगा, उसके सेंटर वाले पे। वो आप जो सिमेट्रिक बॉडी है उसको देखने के बाद आप ऑटोमेटिकली सोच सकते हो कि कहाँ उसका सेंटर ऑफ मास हो सकता है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है कि अगर कोई बॉडी है, मान लीजिए कि एक डिस्क ले लिया हमने, क्या ले लिया, एक डिस्क, ठीक है, एक हमने क्या ले लिया, डिस्क ले लिया। इसका टोटल मास कितना है, कैपिटल एम है, और इसका रेडियस है कितना, कैपिटल आर।
ठीक है, कैपिटल आर। इसका खुद का सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है कितना, एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है अगर यहां जाए। लेकिन हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो किसी भी एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसका हमें निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। किसके अबाउट निकालना है? इस एक्सिस के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, ये पूरे मास को हम पहले मान लेते हैं एक पॉइंट मास। क्या मान लेंगे? पॉइंट मास। और सारा का सारा मास कहां पे हो जाएगा? इसका यहां पे हो जाएगा। एंड ये जो है इससे डिस्टेंस है इसका कितना, कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है, लेट्स से इसको डिस्टेंस लेते हैं हम लोग के। ठीक है, अगर ये पॉइंट मास हो गया तो व्हाट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ऑफ दिस मास अबाउट दिस एक्सिस? बता सकते हो क्या होता है किसी भी पॉइंट मास का किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया? क्या पढ़ा हमने? बेसिक डेफिनेशन क्या है उस पॉइंट मास का, उसके बीच का जो डिस्टेंस है कितना, एम आर स्क्वायर। मेन डेफिनेशन वही है ना, एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना हो जाएगा, एम के स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये? एम के स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम के स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होता है जब हम इसको एक पॉइंट मास बना लेते हैं, ठीक है, पॉइंट मास बनाने के बाद और जब उस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं एम के स्क्वायर, तो ये जो डिस्टेंस होता है ना, इसी को बोला जाता है रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या बोला जाता है? रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, अभी इसका एप्लीकेशन मैं दिखाऊंगा। यहां पे जो के हो जाएगा, के विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई अपॉन एम का क्या स्क्वायर रूट हो जाएगा। दिस के विल बी क्या, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन पहले नोट कर लीजिए, फिर इसका और एक एप्लीकेशन देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी हमने बेसिक डेफिनेशन ले लिया, ठीक है। एक लाइन में भी लिखवा देता हूं मैं इसको, डायग्राम भी बनाओ यार, जरूरी है इसको, तभी समझ में आएगा। लिख लो, रेडियस ऑफ गायरेशन इज द डिस्टेंस, रेडियस ऑफ गायरेशन इज द डिस्टेंस, रेडियस ऑफ गायरेशन इज द डिस्टेंस बिटवीन axis and point mass of any article object, कुछ भी ले लो, object which is assumed to be, ठीक है, जो भी उसका है। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन दिखाते हैं हम। एप्लीकेशन क्या है कि कैसे निकालेंगे एक्चुअल में, ये तो मेन डेफिनेशन हो गया आपका। ठीक है, चलिए एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं इसका। क्या, एक रॉड लेता हूं, एक रॉड ले लेता हूं ऐसे। हमें तरीका बताया था कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है, वो चीज। इसका टोटल मास है कैपिटल एम और टोटल लेंथ है एल, और इसके सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है कितना, एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है। कितना होता है? एम एल स्क्वायर बाई 12 फ्रॉम दी, जो आप उसको टेबल से देख लोगे या कैलकुलेट भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे
हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं इसके अबाउट। एक तरीका मैंने बताया था आपको निकालने के लिए, क्या तरीका? एक छोटा सा मास ले लेते हैं हम लोग कोई भी। तो चलिए इसका टोटल लेंथ कैपिटल ले लें, यहां से हमने ना x डिस्टेंस पे छोटा सा ले लेते हैं dx, है ना। उसका मास हमारा आज क्या आ जाएगा? dm आ जाएगा। और जब एक छोटा सा मास है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो dm इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले हम dm निकालते हैं। अच्छा, dm निकालने के लिए हमें इस रॉड का क्या चाहिए? dm छोटा सा मास, हाँ बाद में हम इंटीग्रेट करेंगे, पहले हम dm निकालते हैं। dm छोटा सा मास, इस छोटे से लेंथ का निकालना है तो हमें इस रॉड का क्या चाहिए? डेंसिटी चाहिए। डेंसिटी को उस छोटे लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? उसका मास निकल जाएगा। तो कौन सी डेंसिटी? लीनियर डेंसिटी, इसीलिए लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। सरफेस डेंसिटी होता है तो एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक होता है तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने इस रॉड को ऑलमोस्ट लेंथ वाला ले लिया है, विड्थ वगैरह सबको हम लोग ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट करके चलते हैं। तो इसमें अगर हम डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से, तो डेंसिटी हो जाएगा टोटल मास डिवाइड बाय टोटल लेंथ। इसलिए डीएम मतलब ये छोटा सा डीएक्स लेंथ का कितना मास होगा? सो डीएम विल बी इक्वल टू कितना? डेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? लेंथ से। तो ये हो जाएगा कैपिटल एम बाय कैपिटल एल इंटू क्या हो जाएगा? डीएक्स। ये आ गया आपका डीएम। ओके, अब इस छोटा सा जो डीएम है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे निकालना है। तो किसी भी छोटे पार्टिकल का जो डिस्टेंस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो कितना होता है? एम आर स्क्वायर। एक पार्टिकल का आर डिस्टेंस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एम आर स्क्वायर। तभी छोटे से पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा डी आई। आई का मतलब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डी आई क्या? छोटा। डी लगाते हैं तो क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, जैसे एक्स का डी एक्स होता है ना, वैसे जो मैथ में पढ़ते हो। तो ये डी आई का मतलब डीएम आर स्क्वायर। आर कितना डिस्टेंस है? एक्स, तो डीएम एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। ओके, अब पुट कर देते हैं डीएम का वैल्यू। डीएम का वैल्यू कितना है? एम बाई एल एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? डीएक्स। अच्छा, अब आई निकालना। आई निकालने के लिए डी आई को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो पुट कर देते हैं एम बाई एल एक्स स्क्वायर और डीएक्स का इंटीग्रेशन। वेरिएशन क्या है? एक्स। तो एक्स का वेरिएशन कहां से कहां तक जाएगा? जीरो से लेकर के एल तक। एक्स का वेरिएशन कहां से कहां तक? इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के एल तक। पढ़ा इंटीग्रेशन अभी कुछ मैथ में पढ़ाया होगा थोड़ा बहुत काम के लायक। ओके, फिजिक्स में भी कराते हैं। तो जहां से जहां तक वेरिएशन है उसको इंटीग्रेट कर देंगे। जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? एम बाई एल बाहर आ गया, इंटीग्रेशन क्या बचा? एक्स स्क्वायर डीएक्स। कहां से लेके कहां तक? जीरो से लेके एल तक। कितना हो जाएगा वो? एम बाई एल तो बाहर है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ। इंटीग्रेशन एक से बढ़ जाता है, एक से बढ़ जाता है, फिर उससे क्या हो जाता है? डिवाइड। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। स्क्वायर है तो क्यूब, और 3 से क्या हो जाएगा? डिवाइड। कहां से कहां तक? जीरो से लेके कैपिटल एल तक। तो एम बाई एल, ये एल पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? एल क्यूब बाई 3 और माइनस क्या हो जाएगा? जीरो। सो बेसिकली कितना हो गया? देखिए, एक एल कट जाएगा तो क्या बचेगा वहां पर? एम एल स्क्वायर बाई 3। बीच में क्या होता था? एम एल स्क्वायर बाई 12। तो इसके अबाउट कितना हो गया? एम एल स्क्वायर बाई 3। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ओके। अब हमें इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है। क्या निकालना है? रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन में क्या कहता है कि हम ये मानते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? एक पॉइंट मास। तो अयान बताओ, जब इस रॉड को हम एक पॉइंट मास मानेंगे तो वेयर विल बी दैट लोकेशन? सेंटर पे। सेंटर कहां पर? आधा लेंथ पे। एक ही तो है हमारे पास, लेंथ ही तो है। कहां पे हो जाएगा? यहां पे। कितने डिस्टेंस पे? यही ऐसे ही रख देते हैं। तो ये पॉइंट मास हमारा कहां हो जाएगा? यहां पे। कितने दूरी पे? यहां से L बाई 2 दूरी पे। ठीक है, L बाई 2 दूरी पे। और ये कितना है? आपका क्या हो जाएगा? क्या चीज? हाँ, मास तो सेम ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जब हम अभी तो पॉइंट ऑब्जेक्ट माने हैं, लेकिन अभी सेंटर ऑफ मास हम नहीं कह रहे, हमें तो रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है। हमें अज्यूम करना है वो सारा पॉइंट जो उसके वहां पर आना चाहिए, और वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए? इस एक्सिस से k होना चाहिए। तो ये L बाई 2 अभी हम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे इसको? हम क्या लिखते हैं उसको? k देते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन तभी तो निकलेगा। तो पॉइंट मास हमने मान लिया। जब पॉइंट मास मानेंगे तो वो पॉइंट मास उस एक्सिस से कितने दूरी पे होगा? k दूरी पे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकलेगा? यहां इसके अबाउट इसका कितना निकलेगा? एम के स्क्वायर। आई कितना निकलेगा? एम के स्क्वायर। और वो एम के स्क्वायर का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, आई का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है।
इसके अबाउट कितना होता है, एम एल स्क्वायर बाई 3, एम एल स्क्वायर बाई 3। ठीक है, तो एम एम कट जाएगा और जो के का वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर बाई 3। तो हमारा जो के आ जाएगा वो आ जाएगा एल अपॉन रूट 3। सो जो रेडियस ऑफ गायरेशन आएगा बेसिकली वो जो सेंटर ऑफ मास होगा उसके थोड़ा आगे पीछे आएगा, वो कितना आ रहा है, एल बाई रूट 3 के बराबर, थोड़ा सेंटर से उधर रहता है, तो ये सेंटर ऑफ मास से थोड़ा हिल भी जाता है। तो इट्स नॉट एग्जैक्ट सेंटर ऑफ मास, इट्स क्या कहा जाता है, यो डिस्टेंस को कहा जाता है रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम कब आएगा, जब इसको एक पॉइंट मास मानोगे और पॉइंट मास का लोकेशन देख लो कहां हो सकता है, किसके लिए, रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए। तो इस केस में कितना हो जाएगा, एल बाई रूट 3। ठीक है, चलिए अब नोट कीजिए इसको। अच्छा, कुछ केस में क्या रहेगा, अगर आपको पहले ही से पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपको सिंपली क्या कर देना है, इक्वेट कर देना है, दैट्स इट। इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकल गया। रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा, वैसा पॉइंट लेंगे जहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस डिस्टेंस से सेम रहेगा जब हम उसको एक पॉइंट मास मानेंगे। एक और करेंगे, चलो करते हैं अभी एक और। जब हम लोग सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते थे तो वहां पे पोजीशन कैलकुलेट करते थे, यहां पे हम किसका पोजीशन कैलकुलेट करते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन का। हो गया, हाँ क्यों, आज है, चलो हो गया डन। इस चैप्टर में एक और क्लास लगेगा अभी, हाँ एक क्लास, हाँ खत्म। चलो एक और फटाफट करते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन का। ठीक है, जैसे मान लो एक हमने स्फेयर लिया, क्या लिया, स्फेयर। ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से भी एक समझते हैं। इसका अगर एक्सिस इसके सेंटर होकर के जा रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कितना, 2/5 mr स्क्वायर। डायरेक्ट टेबल से दे देता हूं यहाँ पे, ठीक है, अदरवाइज इसको कैलकुलेट किया जाता है। कितना आ जाएगा, I इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर। ये एक बड़ा सा बॉडी है स्फेयर, उसके डायमेट्रिकल वाली जो लाइन है उसके अबाउट। ओके, अब रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना। तो रेडियस ऑफ गायरेशन में क्या हो जाता है, आप इस पूरे पार्टिकल को क्या समझते हो, एक पॉइंट मास समझते हो। अब वो पॉइंट मास इसके सेंटर ऑफ मास पे नहीं समझना है, हम समझ रहे हैं कि किस लोकेशन पे रखेंगे कि सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रिएट करेगा, कितना सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रिएट करेगा। तो हो सकता है अगर आपने यही एक्सिस लिया है और इस पार्टिकल पूरे बॉडी को एक पॉइंट पार्टिकल लिया तो हो सकता है कि कहीं पे यहां पे आएगा,
और जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं वो, उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर भी रह के क्रिएट करेगा। तो व्हाट विल बी दैट डिस्टेंस? तो ये जो टोटल मास है, इसका टोटल मास m है, टोटल r है, पॉइंट मास ले लिया तो r तो कुछ नहीं बचा, लेकिन मास क्या रहेगा? वही रहेगा। तो सेम i के बराबर, i कितने के बराबर होना चाहिए? m के स्क्वायर। ये कितना के बराबर हो गया? 2/5 mr स्क्वायर है, 2/5 mr स्क्वायर। mm कट गया, सो k विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? r रूट 2/5। इसका मतलब कितने दूरी पे रखेंगे हम? r रूट 2/5 पे अगर ये पॉइंट मास को रखेंगे तो सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रिएट करके देगा। सिंपली बड़े पार्टिकल को हम क्या समझना, एज्यूम करना है? छोटा पॉइंट, तो वो कितने डिस्टेंस पे रखेंगे? सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रिएट करके देगा। हो गया। तो सिंपली m के स्क्वायर करके उसको बराबर कर दिया, निकाल दिया। बहुत सिंपल। अगर आपको i पता है तो k निकालना बहुत ईजी है, बस बराबर करके कैलकुलेट कर लेना। i दे रखा है अलग अलग एक्सेस के अबाउट। चलिए अब काइनेमेटिक्स का हम लोग करते हैं। ये तो ऑटोमेटिकली निकाल लोगे, किसी का भी रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल सकते हो आराम से। सिंपली आई को m के स्क्वायर कर देना है, एक पॉइंट पार्टिकल का बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके अबाउट आ जाता है। पूरे बॉडी को हमने पॉइंट बॉडी मान लिया है, जूम कर लिया है, ठीक है। चलिए हो गया। तो हम आते हैं अपने काइनेमेटिक्स में, रोटेशनल मोशन वाला अप्लाई करेंगे। तो बहुत बेसिक था वो भी, अगर आप काइनेमेटिक्स और ट्रांसलेशन वाला अच्छे से आता है तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स वाला, एक न्यूमेरिकल लेते हैं जरा सा। वही क्वेश्चन है, रीड कीजिए जरा सा, लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करेंगे सॉल्व। आपके बुक का एग्जांपल है, एंगुलर स्पीड ऑफ ए मोटर व्हील इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1200 आरपीएम टू 3130 आरपीएम इन 60 सेकेंड। What is its angular acceleration? Assuming the angular acceleration to be uniform. Acceleration uniform होना चाहिए तभी वो अप्लाई करते हैं, है ना। तो सिंपल सा है ना, हो जाएगा। नॉर्मल काइनेमेटिक्स है, तो पहले नोट करते हैं ना क्या क्या दिया हुआ है। गिवन क्या है? इंक्रीज फ्रॉम 1200 से कितना? 3120। ओमेगा नॉट कितना दिया हुआ है? 1200 आरपीएम दिया हुआ है, रिवोल्यूशन पर मिनट। तो आपको किस में करना पड़ेगा इसको? पर सेकेंड तो है ही, रिवोल्यूशन को भी एंगल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट किस में रहता है? एंगल में रहता है ना, थीटा। उसको, और उसका एसआई यूनिट क्या है? रेडियन। रेडियन का मतलब पाई 180 डिग्री के लिए, 2 पाई कितने के लिए? एक रिवोल्यूशन के लिए। तो इसको हमें रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो ये तो एक रिवोल्यूशन में कितना होता है? 2 पाई। हुआ 1200 रिवोल्यूशन को हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 पाई हो जाएगा। पर मिनट का मतलब कितने से डिवाइड? 60 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये हो गया कितना? रेडियन पर सेकेंड। समझ में आया है? रेडियन पर सेकेंड में कर दिया। ये काट दो, कितना हो जाएगा? 6 दूना 12, 20, 20 दूना 40। तो ये हो जाएगा कितना? 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। बाद में कितना हो गया है? ओमेगा कितना हो गया? 3120 आरपीएम है। तो ये हो जाएगा 3120 2 पाई डिवाइड बाई 60। कट जाएगा ये भी, 5 बार और 1 12, 52 दूना 104 पाई रेडियन पर सेकेंड। और क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है, t इज इक्वल टू 16 सेकेंड। व्हाट इज इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब अल्फा बताना है ना। ओके। और सेकेंड पार्ट, हाउ मेनी रिवोल्यूशंस, मतलब थीटा कितनी बार, कितना चक्कर लगाएगा ना, रिवोल्यूशन निकल जाएगा। पहले आप टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो उससे निकल जाएगा। तो t निकालना, कौन सा फॉर्मूला लगेगा?
फर्स्ट वाला v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाला, है ना, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। सो अल्फा विल बी इक्वल टू कितना, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डिवाइड बाई टी, तो कितना हो गया 104 पाई माइनस 40 पाई डिवाइड बाई टी, कितना हो जाएगा ये 104 माइनस 40 60 पाई डिवाइड बाई टाइम कितना है 64, यस। डिवाइड बाई 16 कितना हो जाएगा ये 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। पाई को और अगर एग्जैक्ट लेना है तो 3.14 रख करके एग्जैक्ट आ जाएगा तुम्हारा। और आ गया ये। अच्छा, दूसरा में कितना रिवोल्यूशन किया, तो पूरा थीटा पहले निकाल लें और एक रिवोल्यूशन के लिए 2 पाई होता है, वहां से कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें थीटा निकालना, थीटा निकालने के लिए दो फॉर्मूला, एक एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला है, या फिर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। कौन सा आसान रहेगा, हाफ वाला ज्यादा आसान रहेगा, है ना। तो थीटा इज इक्वल टू यू टी मतलब ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अल्फा भी निकाल लिया ना हमने, हैं? वो स्क्वायर स्क्वायर करने पड़ेंगे तुम्हें, 104 का स्क्वायर फिर 40 का स्क्वायर। तो ओमेगा नॉट हो गया 40 पाई, टी कितना है 16 प्लस हाफ अल्फा कितना है 4 पाई और 16 का स्क्वायर 256। 2 से 2 कट गया, अब यहाँ पे 16 चुका 64 मतलब 640 पाई, ठीक गया ना। प्लस अभी कितना हो जाएगा 256 2 500, कितना जीबी का होता है एक 512 पाई, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितने पाई हो गए 2 4 1 5 6 5 1152 पाई टोटल थीटा इतना। और एक रिवोल्यूशन कितने का होता है 2 पाई का, तो टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकल जाएगा। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जब निकालेंगे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मतलब चक्कर, कितना गोल चक्कर लगा रहा है ये थीटा अपॉन कितना होता है 2 पाई। 2 पाई का एक चक्कर, तो 1152 पाई डिवाइड बाई 2 पाई, पाई पाई कट गया, 2 पंचे 10 1 2 सत्ते 14 1 2 छक्के 576, ठीक है। चलिए कंप्लीट कीजिए यूनिट एंड डायमेंशंस एंड ऑल। चलिए आगे चलें, कोई दिक्कत। राघवेंद्र क्वेश्चन नहीं दिखा रहे हो तुम यार, हाँ? ओ भाई साहब पढ़ाई छोड़े हुए, कोई बात नहीं, अभी देखो बहुत हार्ड होंगे मैं। चलिए हेडिंग डालिए, डायनामिक्स करेंगे अब हम लोग। ये काइनेमेटिक्स था, अब डायनामिक्स। तो ट्रांसलेशन में भी जो डायनामिक्स देखा था वही डायनामिक्स हम लोग किसमें भी देखेंगे, रोटेशन में। डायनामिक्स क्या है बेसिकली, फोर्स का अप्लाई करना। तो यहाँ किस चीज का अप्लाई करेंगे हम लोग, टॉर्क का, ठीक है। जैसे वर्क डन वगैरह सब कैलकुलेट करना है, ओके। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो काइनेटिक एनर्जी का पार्ट तो वैसे करवा दिया पहले ही। तो इसमें सबसे पहले है हमारा क्या डायनामिक्स में, वर्क डन बाय टॉर्क, ठीक है। क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग, वर्क डन करेंगे कैलकुलेट। तो देखिए ये जैसा डायग्राम, थोड़ा सा ये हो गया बट कोई नहीं, मैं अभी आपको अच्छे से समझाता हूं। ये पॉइंट हमने लिया यहाँ पर एक, ठीक है, पार्टिकल ले लिया P1 पॉइंट पर है, फिर ये मूव करके कहाँ जाएगा P1 डैश पे पहुंच गया और ये P1 पे है, और अभी रेडियल वेक्टर इसका आ रहा है। तो यहाँ पे पार्टिकल है, दिस इज द रेडियल वेक्टर का डायरेक्शन एंड दिस इज द फोर्स, और इनके बीच में एंगल है अल्फा, और ये एंगल को ले लिया थीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस थीटा बेसिकली कितना हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा है हमारे पास यहाँ पर 90 डिग्री,
चलिए वर्क डन निकालेंगे ये पार्टिकल का। जब ये पार्टिकल P1 पॉइंट से P1 डैश मूव कर गया तो यहाँ पे जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ है ये हुआ है ds, और इस डायरेक्शन में सेंटर पे जब ये मूव करके यहाँ गया है तो एंगल बना रहा है कितना, डी थीटा। होप आपको दिखाई दे रहा होगा कितना एंगल बना रहा है, डी थीटा। मैं थोड़ा रेड कलर से लिख देता हूँ, ये डी थीटा हो गया, ये ds हो गया यहाँ से यहाँ तक, ओके ये सारी चीजें। अब वर्क डन बाय दी वर्क डन ऑन दिस पार्टिकल अगर हम लोग निकालें dw की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, फोर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, सो दिस इज F डॉट ds। और अगर हम यहाँ पे ये हटा दें तो ये हो जाएगा F ds cos थीटा। इनके बीच में जो एंगल थीटा है ये फोर्स का डायरेक्शन है और ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, इनके बीच में एंगल है थीटा, ठीक है। तो ये F ds हमारा cos थीटा है। चलिए ओके, अब अगर हम यहाँ पे ds को, ds हमारा एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट है एंड d थीटा आपका क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब हम क्या करने वाले हैं, ये ds को, ये जो ds है इसको d थीटा के टर्म में करना है। तो ds आपका क्या है, ये एक तरह का आर्क बन रहा है, और जब आर्क बन रहा है जो सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो डी थीटा, तो आर्क को हम लोग लिख सकते हैं r इंटू डी थीटा करके, ये डी थीटा लिख दिया, और बाहर हो गया कितना आपका cos थीटा। तो देखिए भाई इसको हम लोग लिखते हैं आई आर डी थीटा, cos थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कितना, साइन अल्फा। क्यों, देखो भाई cos थीटा, तो cos थीटा के जगह पर लिख सकते हैं इसको 90 माइनस अल्फा, ये कितना के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन अल्फा के बराबर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, साइन अल्फा को इधर ले लेते हैं, फोर्स हो गया, ये r हो गया, और इनके बीच में हो गया ये हो गया साइन अल्फा, क्या हो गया, ये साइन अल्फा, और डी थीटा को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बाहर रख दिया। अब देखो भाई एफ आर साइन अल्फा, व्हाट इज एफ, दिस इज द फोर्स, आर व्हाट इज दिस, रेडियल डिस्टेंस, एंड अल्फा फोर्स, ठीक है, ये फोर्स है, ये आर है, इनके बीच का एंगल, इसी को हम लोग क्या कह देंगे, टॉर्क कह देंगे। ये हो गया हमारा कितना, डी थीटा, सो दिस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, टाउ इंटू डी थीटा। अब टोटल वर्क डन जब निकालेंगे इसको हम लोग क्या करेंगे, डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो जाएगा टाउ डी थीटा का इंटीग्रेशन। ऐसे करके हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर हमें पावर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, पावर, वर्क डन तो निकल गया हमारा, पावर अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए वो भी देख लेते हैं हम लोग। ये तो नोट कर लो फटाफट इसको। चलिए पावर की अगर हम लोग बात करें, पावर क्या होता है, पावर होता है डी डब्ल्यू बाई डी टी, और डी डब्ल्यू हमारा कितना था, टाउ इंटू डी थीटा डिवाइड बाई क्या हो गया, डी टी, ये हो गया टाउ डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। तो पावर डी थीटा बाई डी टी कितना है, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो एंगुलर वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा टाउ इंटू ओमेगा। सो पावर इज इक्वल टू टाउ इंटू ओमेगा। तो इस तरह से हमने पावर भी निकाल लिया, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं फिर कैसे कैसे करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, ये रिलेशंस काफी है। ओके चलिए, तो पावर है, पावर की बात करते हैं हम लोग, इधर डी के बाई डी टी तो पावर हो गया ना आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, इसको हम लोगों ने पढ़ा ऑलरेडी, टाउ इनटू क्या होता है, ओमेगा होता है। तो टाउ पावर डी के बाई डी टी इज इक्वल टू कितना हो गया, आई ओमेगा डी ओमेगा, ठीक है। ओके अब ओमेगा ओमेगा कट गया, क्या बचेगा भाई, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू डी ओमेगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ट्वाइस ऑफ ओमेगा इंटू डी ओमेगा, डी के बाई डी टी हो जाएगा आपका छोटा, डी के बाई डी टी हो जाएगा कितना, आई ओमेगा डी ओमेगा हो गया, और ये पावर है टाउ ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कट जाएगा, ये डी ओमेगा बाई डी टी होना चाहिए था,
dt टाउ इज इक्वल टू, हाँ डी ओमेगा बाई डी टी हो जाएगा ना, खाली डी ओमेगा नहीं आएगा, डी ओमेगा बाई डी टी हो जाएगा, टाइम के रेस्पेक्ट में है ना, डी के बाई डी टी, तो उधर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी टी हो जाएगा। तो डी ओमेगा बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डी ओमेगा बाई डी टी मतलब फटाफट, डी ओमेगा बाई डी टी क्या, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ओमेगा ओमेगा कट जाएगा, सो टाउ इज इक्वल टू क्या आ गया, आई अल्फा। जैसे होता था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ मास का हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और लीनियर एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला का भी उसमें जरूरत पड़ेगा न्यूमेरिकल करने में। तो अभी एक टेबल बना करके भी सारा दे देंगे हम आपको, जितना भी आएगा एक बार मोमेंट, हाँ लीनियर मतलब ट्रांसलेशन का और रोटेशनल का सब, एक बार एक एंगुलर मोमेंटम का बचा हुआ है वो करा करके फिर टेबल बना देंगे, वो सिलेबस ही खत्म हो जाएगा, मतलब ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट। चलिए ये आ गया, अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम लोग, नोट कर लिया ये, अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिख लिया था, क्या क्या गिवन है भाई, टॉर्क्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर अप्लाइड टू ए हॉलो सिलेंडर, एक हॉलो सिलेंडर है और एक क्या है, सॉलिड स्फीयर है, हॉलो सिलेंडर है और क्या है, सॉलिड स्फीयर है, बोथ हैविंग द सेम मास एंड रेडियस, इसका भी एम है और इसका भी जो रेडियस है सेम है, जितना मास इसका है और रेडियस इसका है। द सिलेंडर इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स स्टैंडर्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसका स्टैंडर्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऐसे जाएगा और इसका कैसे जाएगा, जो सिमेट्रिक दिख रहा है वही उसका स्टैंडर्ड वाला होता है, बाकी आप अपने से जो करना चाहो वो कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में अभी जो दिया हुआ है स्टैंडर्ड सिमेट्री लेना है, इसका सेंटर के अबाउट और इसका सेंटर वाला लाइन। आगे क्या दिया हुआ है, एंड द स्फीयर इज फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ठीक है, which of the two will acquire a greater angular speed after a given time t, after some time t जो उसकी फाइनल स्पीड होगी, एंगुलर स्पीड किसकी ज्यादा होगी वो बताना है। तो अभी गिवन है, अगर हम लोग ओमेगा नॉट की बात करें तो ये भी स्टेशनरी है और ये भी क्या है, इसका जीरो है, इसमें भी टाइम टी कर देते हैं हम लोग और इसमें भी क्या कर देते हैं, टाइम टी कर लेते हैं, ओके। और अगर हम लोग इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो हॉलो सिलेंडर का मैंने बताया था कितना होता है, एम आर स्क्वायर होता है, हॉलो सिलेंडर का एम आर स्क्वायर, और स्फेयर का होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 ऑफ एम आर स्क्वायर, ठीक है। और सॉलिड वाले का कितना हो जाता है, एम आर स्क्वायर बाई 2, सॉलिड सिलेंडर का हो जाता है एम आर स्क्वायर बाई 2, ओके। और क्या दिया हुआ है, टॉर्क सेम है दोनों में, इसमें भी टॉर्क है इसमें भी टॉर्क, टाउ है सेम है, तो आपको क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी, यही ना, फाइनल वेलोसिटी मतलब ओमेगा और इसका ओमेगा, यही बताना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, सबसे पहले वाले के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, तो ओमेगा चाहिए आपको, तो ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, ओमेगा नॉट तो जीरो हो गया, प्लस अल्फा इंटू टी, अल्फा निकालना है, ठीक है। अल्फा कैसे निकलेगा, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करें, एक डायरेक्ट फॉर्मूला अभी अभी हमने पढ़ा ना, टॉर्क इज इक्वल टू क्या, आई अल्फा, अभी अभी, तो अल्फा विल बी इक्वल टू कितना, टॉर्क अपॉन आई। अच्छा कह रहा है कि दोनों में सेम टॉर्क है, लेकिन आई क्या है, दोनों का अलग अलग है, इसका आई कितना है कर लेते हैं, इसका आई कितना लिखा था हमने, एम आर स्क्वायर, पुट कर दे वहां पे इस वाले में, इक्वेशन नंबर 1 में। सो ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा का वैल्यू हो गया टाउ बाई एम आर स्क्वायर इंटू क्या, टी, तो ये बेसिकली हो गया टाउ इंटू टी बाई एम आर स्क्वायर। और इसका देखते हैं जरा सा, इसका भी सेम यही बनेगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, तो ओमेगा नॉट इसका भी जीरो है, अल्फा टी,
अल्फा निकालना है, फॉर्मूला लगाएंगे टाउ इज इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा विल बी इक्वल टू टाउ अपॉन आई, और क्वेश्चन में कह रहा है कि टाउ दोनों का क्या है, सेम है, टाउ ही है, आई लेकिन इसका कितना हो जाएगा 2/5 mr², ठीक है, mr²। चलो अब ओमेगा में पुट कर देते हैं, ऊपर वाले में इसको इक्वेशन में पुट कर दें, तो ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी, तो टाउ इंटू टी बाई 2/5 mr², ये हो जाएगा कितना 5/2 टाउ टी mr², ये कितना टाउ टी बाई mr², वो 5/2 टाइम्स इससे ज्यादा है, ठीक है, किसका, इस स्फेयर का ज्यादा है। एक हो गया टाउ टी बाई mr², एक है 5/2 टाउ टी mr², तो आपका स्फेयर का ओमेगा ज्यादा होगा। हो गया, हाँ वो 2/5 था ना, नीचे ऊपर जाकर के क्या हो गया 5/2, नहीं मल्टीप्लाई होगा ना, तो किसका ज्यादा है आयन, किसका ज्यादा है, स्फेयर का, ठीक है, वो सिर्फ किसकी वजह से हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से हुआ। जाओ जाओ होमवर्क देख लो, होमवर्क लो और परसों ला करके दिखाना मुझे ट्यूसडे को, है नहीं, एनसीईआरटी का पहले एग्जांपल्स लिख लो यहां तक का, इसका जो दिया था वो किया था तुम लोगों ने, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हो गए, इसका जो बोला था करने को, आज एग्जांपल्स देख रहा हूं, परसों डंडा लेकर के बैठूंगा यहाँ पे, ठीक है, टिल यहां तक टॉर्क तक का एग्जांपल्स फिलहाल एनसीईआरटी का दे रहा हूं, हो जाएगा, जो जो जितना पढ़ा है ना अभी लास्ट 3-4 क्लास में उसके एग्जांपल्स कर लो, फिर सिर्फ समझ के करना है, देखना नहीं है उसका सॉल्यूशन, पहले से ट्राई करना अपना, ओके, फिर मैं इस बुक से दूंगा, चलो ठीक है तुम जाओ, ओके आगे चलते हैं भाई। एंगुलर मोमेंटम लिखिए इन केस ऑफ रोटेशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। एक काम करता हूं, ये टॉपिक में थोड़ा सा लंबा चलेगा, एक क्वेश्चन कराता हूं इस बीच में, हाँ हाँ लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन कराता हूं।
कहाँ चलोगे हो? लिखो, ए रोप of negligible mass, a rope of negligible mass is wound around a hollow cylinder, wound 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 around a hollow cylinder of mass 3 kg and radius 40 centimeter. Full stop. What is the angular acceleration of the cylinder? What is the angular acceleration of the cylinder? Angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force of 30 Newton. With a force of 30 Newton. Full stop. Question mark है basically. What is the linear acceleration of the rope? What is the linear acceleration of the rope? ट्राई कीजिए। हॉलो सिलेंडर है, ऑफ कोर्स हॉलो सिलेंडर ऐसा होता है, ठीक है, और रस्सी से क्या कर दिया है, इसको पूरा पुल किया हुआ है, ऐसा लपेटा हुआ है ना, बुन करके लपेटा हुआ है। सिलेंडर का मास पूरा सिलेंडर है, एक ही जगह होगा, घूमेगा इस तरह से, और क्या। टॉर्क, फोर्स को नहीं लिखते, टॉर्क अलग होता है। इसका मास कितना दिया हुआ है, 3 kg दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, का मतलब कितना, 0.4 मीटर। ओके, तो हमें निकालना है, अल्फा निकालना है ना, बाद में क्या निकाल लेंगे, ए भी निकाल लेंगे। और तो कुछ नहीं दिया हुआ। हाँ, फोर्स, किससे फोर्स लगा रहा है, रस्सी से, है ना। कितना है, कितना न्यूटन, 30 न्यूटन लग रहा है। और कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशन भी लगेगा। ग्रेविटेशन किधर लगेगा, नीचे लगेगा, mg। ओके, ये तो ऐसे लटका हुआ है, इसको अगर ऐसे कर लो, अभी तो ये ऐसे लटका हुआ है ना सिलेंडर, अब इसको ऐसे करेंगे तो कैसे होगा, कैसा दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। ये फोर्स किधर लगेगा, ऊपर लगेगा, mg किधर लगेगा, समझ में आ रहा है कुछ। और ये रेडियस कितना है, 0.4 मीटर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। अल्फा दो तरीका है निकालने का, एक तरीका काइनेमेटिक से, v इक्वल टू यू प्लस एटी, मतलब ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी करके, तो ना तो ओमेगा का पता, ना तो ओमेगा नॉट का पता। एक और एप्लीकेशन फॉर्मूला है, v इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है। तो वहां पर अल्फा है, ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ अल्फा एस। अगेन ओमेगा नॉट कुछ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ये वाला हम नहीं लगा सकते। कौन सा वाला लगा सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू
आई अल्फा। तो वहां पर हमारे पास एक रिलेशन आ रहा है, फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो यहाँ क्या क्या पता होना चाहिए, टॉर्क पता होना चाहिए, आई पता होना चाहिए, सो अल्फा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टॉर्क अपॉन आई हो जाएगा। समझ में आ गया। अब बात यह कि टॉर्क कैसे निकालते हैं, टॉर्क निकालते हैं फोर्स इंटू, नहीं मास इंटू एक्सेलरेशन, टॉर्क थोड़ी निकालते हैं, फोर्स, अच्छा फोर्स इंटू, फोर्स निकालते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, वो लेकिन फोर्स तो हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है। टॉर्क कैसे निकालते हैं, टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसके अबाउट से रोटेट कर रहा है। ये जो रोटेट कर रहा होगा उसका एक्सिस बता सकते हैं किधर होगा, उसका एक्सिस कैसे होगा, ऐसे होगा, ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है ना, ये अलग बात है, ये नीचे भी गिर रहा है रोटेट करते हुए, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, सेंटर से होके जाएगा, घूमते हुए ना, ये ऐसे रस्सी वुंड क्या हुआ है, खुलेगा ना, ऊपर खींचोगे तो ये खुलेगा, हाँ ये घूमते हुए किधर गिरेगा, नीचे गिरेगा, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है किधर से जाएगा, इसके सेंटर होके जाएगा, एंड दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इटसेल्फ मूविंग डाउनवर्ड। लेकिन इसका जो रोटेशन, आप ट्रांसलेशन भूल जाओ, सिर्फ रोटेशन याद रखोगे तो किधर है एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसके सेंटर से ही है ना। और अगर हम जब टॉर्क कैलकुलेट करेंगे तो ट्रांसलेशन को भूल जाएंगे, सिर्फ किसको याद रखेंगे हम, रोटेशन को। और आप ट्रांसलेशन को भूल जाओ, सिर्फ रोटेशन को याद रखो, तो रोटेशन में जो टॉर्क निकालते हैं कैसे निकालते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट द रोटेशनल पॉइंट। तो क्या दोनों फोर्स की वजह से टॉर्क होगा कि एक ही फोर्स की वजह से टॉर्क होगा, इसकी वजह से कितना टॉर्क हो जाएगा, एक्सिस से ही जा रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जीरो, जो भी होगा किसकी वजह से होगा, इसकी वजह से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। तो टॉर्क बेसिकली कितना हो जाएगा, टॉर्क जो होगा वो हो जाएगा किसके बराबर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितना, आर के बराबर, एफ इंटू आर। सिर्फ इस एफ की वजह से होगा, mg की वजह से क्या होगा, जीरो हो जाएगा। दो फोर्स लग रहा है, दो फोर्स की वजह से टॉर्क लगाना है, लेकिन इस mg की वजह से टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो, सिर्फ उसके वजह से होगा, डिवाइड बाई आई। क्या है, सिलेंडर है, होलो सिलेंडर, कितना होता है, mr स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा एफ इंटू आर, नीचे हो जाएगा कितना, mr स्क्वायर, एक आर कट गया, क्या बचा, फोर्स अपॉन m इंटू आर। फोर्स कितना लग रहा है, 30 न्यूटन, मास कितना है, 3 kg, आर कितना है, कितना मीटर था, 0.4 है। ये पॉइंट को ऊपर भेज दिया जी, उधर हो गया, 3 और 4 100, 4 से कितना 25, तो अल्फा कितना हो गया आपका 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ए निकालना है तो ए इज इक्वल टू कितना, आर इंटू अल्फा था, आर से मल्टीप्लाई कर देते ना रोटेशनल वाले को, तो आर है 0.4 और अल्फा कितना आ गया 25, 25 चौक 100 कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। इस तरह से के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करने हैं और बुक से भी कर लो, पहले जो दिया चलो वो कर लेना, और इससे रिलेटेड इसमें बुक्स हैं, एंड तुम बुक ले लेना, ठीक है, अभी ऑफिस से।